नमस्कार। हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को देख रहे हैं। इसी क्रम में चोल जो है प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध राजवंश था, तो इसी के बारे में भी जानते हैं। और ये जो है नववीं से 13वीं शताब्दी तक जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस राजवंश का जो राजनीतिक वर्चस्व रहा है। चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष जो है 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ है और इसका प्रारंभिक इतिहास जो है संगम युग, जो कि तीसरी सदी में माना जाता है। मूल रूप से चोल मंडलम पेन्नार व कावेरी नदी के बीच, जब मैंने मैप करके आपको दिखाया था कावेरी नदी और पेन्नार वाला एरिया का जो बीच का जो भाग है और पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल राजवंश जो है एक विशाल साम्राज्य का निर्माण के साथ साथ जो है बाह्य देशों से समुद्री व्यापार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसके पास जो है विशाल नौसेना भी रहा है और अनुराधापुर श्रीलंका, जो आपको मैंने मैप पे दिखाया था, और मालदीव तक जो है इसका ये अपना राज को विस्तार किया था चोल। और यह चोल राजवंश जो है अपनी कला, संस्कृति और शासन प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। चोल साम्राज्य को मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास की चरम परिणति भी कह सकते हैं। तो पहले हम लोग चोलों के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोल। इसमें जो प्रमुख शासक हुए हैं वो विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गणरादित्य, परांतक द्वितीय, जिसे सुंदर चोल भी कहते हैं, राजराज प्रथम, चूड़ामणि विहार और राजेंद्र प्रथम। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आपको बता दूं, जो चोल शासक जो है दक्षिण भारत में पल्लवों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में कार्यरत थे। आप दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंशों जो देख रहे हैं, इस क्रम में आपने बार बार देख रहे होंगे जो सामंतों का नाम होता है। एक दूसरे के सामंत ही जो है आगे चल के वो क्या करते हैं, नया राज्य बना लेते हैं, शासन करने लगते हैं। और सामंत ये लोग क्या सैनिक रहते हैं। तो इसी क्रम में जो है 850 ईस्वी में विजयालय जो है ये तंजौर पर कब्जा कर लेता है और इसी ने चोल राजवंश की स्थापना की थी। और इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी, हालांकि जानेंगे हम लोग, नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। और इसने पल्लवों और पांड्य शासकों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की थी। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है विजयालय को लेकर। खैर, हम लोग चर्चा करते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आता है राजेंद्र प्रथम के बारे में जो है, राजेंद्र प्रथम जो है चोल झील का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम के 3 बेटा था, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय और वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र जो थे से अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र जो है इसने विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा था। और वीर राजेंद्र के उत्तराधिकारी जो होते हैं ये अधिराजेंद्र होते हैं। अधिराजेंद्र को जनता ने उसके राज्यारोहण के पश्चात जो है तुरंत राजगद्दी से हटा भी देता है। और फिर जो है मधुरांतिका प्लस कुलोत्तुंग प्रथम मिलकर के चोल चालुक्य वंश आ जाता है। और इसमें जो है फिर शासक जो होते हैं विक्रम चोल होते हैं, कुलोत्तुंग द्वितीय होते हैं, राजराज द्वितीय होते हैं, राजाधिराज द्वितीय होते हैं, कुलोत्तुंग तृतीय होते हैं, राजराज तृतीय भी होते हैं, राजेंद्र तृतीय होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चोलों का प्रारंभिक इतिहास जो है संगम युग, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो तीसरी शताब्दी में संगम युग चला था, से प्रारंभ होता है। और संगम कालीन साहित्य में 2 चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। अब हम बारी बारी से ये प्रमुख जो शासक हैं, नरेश हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है विजयालय। विजयालय जो है 850 ईस्वी में जो है ये शासक बना है। 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य जिसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था,
उसकी स्थापना जो है विजयालय ने की। और विजयालय जो है ये पल्लवों का सामंत था। इन्होंने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके अपना राजधानी बनाया तथा नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है विजयालय ने कराया था। सवाल पूछा गया है, याद रखना है आपको। विजयालय के उत्तराधिकारी और उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो उसके पुत्र आदित्य प्रथम होते हैं। आदित्य प्रथम ये जो शासन करते हैं ये 880 से 907 एडी तक शासन करते हैं। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम 875 से, देखो कहीं कहीं पे 880 है, कहीं कहीं पे 875 है, तो आपको टाइम पे उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर सवाल में पूछा जाता है तो आपको ये देख लेना है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्या है उसके अकॉर्डिंग टिक करना है आपको। 875 या कहीं कहीं पे 880 भी आता है। 875 से 907 ईस्वी तक जो है चोल सिंहासन पर बैठा। इसने पल्लवों को परास्त किया और पूरे राज्य को स्वतंत्र घोषित कराया तथा कोदंड राम की उपाधि धारण की। और पल्लव शासक कौन थे उस टाइम? पल्लव शासक अपराजित को युद्ध में हराकर मार डाला था इसने, अपराजित को। पल्लव शासक कौन था? पल्लव शासक था जिसका नाम था अपराजित। ठीक है। और आदित्य प्रथम जो है पांड्य और गंग शासकों को हराकर अपने साम्राज्य को एक और अधिक सुदृढ़ किया था। और पांड्य मतलब मदुरा और गंग मतलब कलिंग वाला एरिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी परांतक प्रथम के बारे में। परांतक प्रथम जो है ये 907 से 953 ईस्वी तक शासन करता है। इसने मदुरा के पांड्य राजा को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। – 915 ईस्वी में उसने श्रीलंका की सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित भी किया है, परांतक प्रथम। किंतु इस समय राष्ट्रकूट शासक भी शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट शासक कौन होंगे इस समय? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने 1949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में जो है तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को पराजित करता है और 953 ईस्वी में परांतक प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह जो है पराजित किया है। और दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलों एवं श्रीलंका के मध्य जो है एक लंबे संघर्ष का प्रारंभ हुआ। और 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया। और देखो भाई, इस युद्ध का नाम जो है लक्कोलम नहीं है भाई, तक्कोलम के युद्ध में चोल जो है बुरी तरह से क्या हो जाता है? तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना जो है बुरी तरह से पराजित हुए और साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। तक्कोलम के युद्ध, याद रखिएगा, किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध। इसने प्रांतक प्रथम जो है चोल राज्य की सीमा दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंचा दी थी। तंजौर में चिदम्बरम वही पी चिदम्बरम जो है उसी टाइटल वाला है। तंजौर में चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने भाई? प्रांतक प्रथम। तो अच्छा, आपको बता दूं जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की मृत्यु जो हुआ है 965 ईस्वी में हुआ है और उसके उपरांत जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का विघटन होना शुरू होता है और चोल शक्ति का पुनर्जीर्णोद्धार जो है 985 ईस्वी में जो है राजराज प्रथम करता है। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक शासन करते हैं। 985 ईस्वी में राजराज के राज्यारोहण के साथ चोल इतिहास की महानता का युग फिर से प्रारंभ होता है। उसने सर्वप्रथम चेर की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया तथा कांडलूर
सालेकल्म मर्रूत, कुछ भी पढ़ा तो अगर अच्छा काम करता है तुरंत उपाधि ले लेता है। इस शासक का बहुत बड़ा ये चीज देखिए चोल वालों का। कांडलूर सालेकलम मर्रूत की उपाधि धारण की है ये। राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उस समय वहां का शासक कौन था? महेंद्र पंचम था, और महेंद्र पंचम जो है युद्ध में पराजित हुआ। आपको बता दूं, जो राजराज प्रथम का श्रीलंका जाने का जो उद्देश्य जो है, दक्षिण एवं एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में लाना था। इसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तथा दक्षिणी तथा राजधानी अनुराधापुर से पोलनरुवा स्थानांतरित कर लिया। पोलनरुवा जिसे जयनाथ मंगलम भी बोलते हैं। अच्छा, और आपको ये भी बता दूं, जो ये क्या बोलते हैं, राजराज प्रथम जो है ये 994 ईस्वी से 1002 ईस्वी के मध्य जो है इसने सैनिक अभियान किए हैं और पूर्वी और पश्चिमी दोनों चालुक्यों और पांड्य, चेर, कलिंग के गंग शासकों को जो है पराजित करता है। और 1004 से 1012 ईस्वी के मध्य जो है ये नौसैनिक अभियान के क्रम में जो है राजराज प्रथम श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है। उसका नाम जो है मुमडी चोल मंडलम अनुराधापुर पर उसका नाम क्या कर देता है, अधिकार करने के बाद जो है नाम कर देता है मुमडी चोल मंडलम याद रखना है। और मालदीव पर भी विजय प्राप्त करता है और इन सभी विजयों की जानकारी जो है तंजूर के तिरुवलगांडू अभिलेख से प्राप्त होता है। तिरुवलगांडू अभिलेख से प्राप्त होता है। उपाधि कौन कौन धारण किया है? ये शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया है राजराज प्रथम। चोल अभिलेखों से विदित होता है कि राजराज ने कलिंग सहित 12,000 द्वीपों पर अपना विजय ध्वज को फहराया था। आपको बता दूं, जो लक्षद्वीप एवं मालदीव को भी विजित किया था, समापन कर दिया था मालदीव। राजराज प्रथम ने एक दूत मंडल जो है चीन भेजा था। इन्होंने अभिलेखों में ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की प्रथा का सूत्रपात किया है। उपाधियां इसने मुम्मादी चोल देव, जयगोंड, चोल मार्तंड का लेता है। 1000 ईस्वी में उसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी कराया है और अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया है। याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर शहर में है। पूर्ण रूप से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है इसको। और ये राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। प्रारंभिक समय में इसका नाम राजेश्वर शैव मंदिर था। बाद में इसका नामकरण जो है बृहदेश्वर मंदिर किया गया। ध्यान रखना है इसको। ये पूरा डिटेल अपना लोग राजराज प्रथम के बारे में जाने। सवाल इससे पूछा जाता है, बार बार इसको देख लेना है। मेरा कोशिश यही है, जो सवाल एग्जाम में आता है छूटना नहीं चाहिए। वैसे सिलेबस बहुत वास्ट है, बट जितना अपना लोग को जरूरी है उतना पढ़ रहे हैं। राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम होता है। राजेंद्र प्रथम, और ये जो है 1012 से 1044 एडी तक शासन करता है। राजराज प्रथम का विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए जो है राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर राजवंश का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया, अपने साम्राज्य में मिला दिया।
राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना है। अपने शासन के 5वें वर्ष उसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया है। उस समय कौन था शासक? महेंद्र पंचम उसको बंदी बना लेता है। अनेक राज्यों पर अधिकार करने के पश्चात उसने अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया है तथा उसे चोल पांड्य की उपाधि दी है, याद रखिएगा। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया है और इस अभियान की सफलता पर उसने गंगे कोंड चोल या गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी, इसने नवीन राजधानी जो है, एक मिनट, इसने नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। अच्छा, तंजौर के नजदीक गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी भी बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजधानी जो है, मैंने ये पॉइंट नहीं लिख सका हूं, तो गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी भी बनाया है और नवीन राजधानी के निकट ही सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया है। इसने श्री विजय के शासक संग्राम विजयोर तुंगवर्मन को पराजित कर अपनी संप्रभुता उस पर स्थापित की थी। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय जो है 1035 ईस्वी में कुडारम के श्री विजय साम्राज्य शासक कुलोत्तुंग वर्मन के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान किया था। उपाधि धारण किया है पश्चिमी चोल की, मुंडी गुंड चोल की, वीर राजेंद्र की, गंगैकोंड चोलपुरम की। विजय साम्राज्य कौन कौन रहा है भाई? अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, जो इसका जो मेनली ये जो है राजेंद्र प्रथम जो है 1017 ईस्वी में अनुराधापुर के दक्षिणी क्षेत्र को जीतकर इस भाग को पूर्णतः जो है ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है और सैनिक कार्रवाइयों का उद्देश्य अंशतः यह था कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाला जो व्यापार था उस पर नियंत्रण स्थापित करना। और कोरोमंडल वाला जो इलाका था, कोरोमंडल तट और मालाबार यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है कोरोमंडल तट और मालाबार का जो क्षेत्र था, यहाँ से व्यापार का मुख्य केंद्र था ये। और सैनिक अभियान के क्रम में ही जो है महिपाल को पराजित किया था, ये भी ध्यान रखना है। विजय साम्राज्य मालवा प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा पे अधिकार किया था। राजेंद्र चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का प्रचुर विकास हुआ है। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना भी करवाई है। ये था बात किसका? राजेंद्र प्रथम का। चोल का अगला शासक होता है राजाधिराज प्रथम। ये 1044 से 1054 एडी तक शासन करता है। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम उत्तराधिकारी बना है और चेर पांडे प्लस लंका का जो ये संघ था, इसको तोड़ने में कौन सफल रहता है? राजाधिराज प्रथम सफल रहता है। अनेक विद्रोहों और उपद्रवों से ये परेशान था। इसने अनुराधापुर यानी श्रीलंका में हुए विद्रोह का दमन किया है और कोप्पम के युद्ध में उसने चालुक्य शासक सोमेश्वर को हराकर उसकी शक्ति को कमजोर किया था। लेकिन इसी युद्ध में उसकी मृत्यु भी हुई है। और इससे पहले भी अनेक सैनिक सफलताओं में उपलक्ष्य में वो अश्वमेध जयगोंड चोल की उपाधि धारण करता है। अब कल्याणी पर विजय की बात करें तो कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की है। कौन? राजाधिराज।
अश्वमेध यज्ञ भी किया है, ये भी वो याद रखिए। लेकिन आपको बता दिया मैंने, जो ये जो है जब श्रीलंका में कोप्पम के युद्ध में जो है इसने चालुक्य शासक सोमेश्वर को हराकर जो है उसकी शक्ति को कमजोर किया था, और लेकिन इसी युद्ध में जो है कोप्पम के युद्ध में ही जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। कोप्पम का युद्ध, कोप्पम का युद्ध जीतता है लेकिन मृत्यु हो जाता है। अब बात अगला शासक जो होते हैं, अगला शासक जो है राजाधिराज का अगला उत्तराधिकारी उसका भाई राजेंद्र द्वितीय शासक बनता है, और ये 1054 से 63 एडी तक शासन करता है। यह राजाधिराज का अनुज था। कोक्कम का युद्ध जो है राजाधिराज की हत्या के बावजूद, इसी युद्ध में इन्होंने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। कौन? राजेंद्र द्वितीय, याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है। रणभूमि में ही अपना राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन था? राजेंद्र द्वितीय था। और ये कोक्कम नहीं है भाई, कोप्पम करो इसको, कोप्पम का युद्ध 1062 में चोल सेनाओं द्वारा उडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम चालुक्य शासक था को पराजित किया था इसने 1065 में। इसने कोल्हापुर में जय स्तंभ स्थापित किया। राजेंद्र द्वितीय उपाधि धारण करते हैं पुरकेसरी का। पुरकेसरी का उपाधि धारण कौन करता है? और राजेंद्र द्वितीय करता है। अब अगला जो शासक होता है, आपको मैंने ग्राफ से बता चुका हूं, जो एक मिनट, अगला शासक वीर राजेंद्र होते हैं। वीर राजेंद्र उपाधि धारण करते हैं राजकेसरी के, लेकिन आपको मैंने बताया, क्या बताया, जो राजेंद्र द्वितीय जो है वो उपाधि धारण किया था पुरकेसरी का, और वीर राजेंद्र राजकेसरी का। राजेंद्र द्वितीय का ये छोटा भाई था। इसी के काल में पश्चिम चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने अपमान एवं रोग से त्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर हत्या कर ली थी, और तुंगभद्रा नदी पे ही विजय स्तंभ है, ये चीज याद रखना है। और वीर राजेंद्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो वीर राजेंद्र जो है ये 1063 से 7 साल तक शासन किया है, 1070 एडी तक शासन करता है, और इसने विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, और दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। और वीर राजेंद्र के उत्तराधिकारी जो है कौन होते हैं? अधिराजेंद्र होते हैं, अधिराजेंद्र होते हैं। और अधिराजेंद्र जो है, अधिराजेंद्र के टाइम में जनता जो है उसके राजरोहण के पश्चात तुरंत राजगद्दी से हटा देता है, जन विद्रोह हो जाता है और इसका हत्या कर दिया जाता है। विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य जो है फिर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहाँ फिर उदय होता है लगभग 1070 ईस्वी के आसपास उदय होता है चोल चालुक्य वंश। ये कौन करता है भाई? ये करता है कुलोत्तुंग प्रथम शासक बनता है, और उसका पिता पूर्वी चालुक्य वंश का शासक राजराज प्रथम था, ये चीज आपको याद होगा। और उसकी मां जो था, यानी इसके बारे में बता दूं आपको, अच्छा वैसे मैंने नीचे किया, देखिए चोल चालुक्य वंश का उदय होता है, और इसके पहला जो शासक होता है कुलोत्तुंग प्रथम होते हैं। अब कैसे होते हैं इसके बारे में जानिए। और ये संस्थापक हैं। इसका पिता जो है पूर्वी चालुक्य वंश का शासक राजराज प्रथम था। पूर्वी चालुक्य वंशीय शासक राजराज प्रथम था, और उसकी मां जो थी, उसकी मां जो थी कौन थी? चोल राजकुमारी थी, चोल राजकुमारी। अब चोल और चालुक्य वंश एक हो गए हैं, मां और पिता के बारे में देख रहे हैं। अच्छा, कुलोत्तुंग प्रथम जो है राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय जो है कलचुरी शासक यश कर्णदेव और कलिंग नरेश अंतवर्मन को पराजित करता है। ये बात
ध्यान रखना है आपको। और ये जो कुलोत्तुंग प्रथम जो है, इसने युद्ध नीति त्याग कर जो है जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। 1077 ईस्वी में इसने चीन के सम्राट के समक्ष जो है अपना दूत भेजकर व्यापारिक संबंध को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। ये चीज आपको याद रखना है। इसी के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु को स्वतंत्रता दिया गया, स्वतंत्रता पाया इसने विजय बाहु। भू राजस्व निर्धारण जो था, इसके टाइम में भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया गया था। ठीक है। व्यापार में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया था। इसने कुलोत्तुंग प्रथम, याद रखना है आपको। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में जो है इसने चीन के सम्राट के समक्ष अपना दूत भेजा था। 72 + 92 व्यक्तियों का दूत चीन मंडल भेजा था। ठीक है, कहीं कहीं 72 है, कहीं 92 है, यानी ऐसा लगता है जो दोनों को भेजा था। उपाधि धारण किया था इसने कुलोत्तुंग प्रथम जो है। उपाधि कौन कौन धारण किया है? कटई कंडचोल की, डुकुंड चोलन, सुगमत विड़त यानी करों को हटाने वाला इसे कहा गया है। अब हम लोग कुलोत्तुंग प्रथम के उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम के उत्तराधिकारी जो हैं विक्रमचोल होते हैं। विक्रमचोल 1120 से 1133 ईस्वी तक शासन करता था। उपाधि धारण किया है त्याग समुद्र का। चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार जो है इसने करवाया है और प्रजा से जबरन राजस्व वसूला है इसने। अकाल व बाढ़ में ऐसा किया है, ऐसा कहा जाता है। चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर तथा गोविंदराज मंदिर प्राचीन वैष्णव मूर्ति समुद्र में फेंकवा दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। कोई कहता है कुलोत्तुंग द्वितीय किया था, कोई कहता है विक्रमचोल। जानो भाई, वैसे कुलोत्तुंग द्वितीय ही इसका आंसर दिया गया है 2-3 जगह, इसलिए याद रखिएगा। राजा द्वितीय जो है इसके प्रमुख उत्तराधिकारी विक्रमचोल, कुलोत्तुंग तृतीय, राज तृतीय और राजेंद्र तृतीय है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद जो है राज द्वितीय जो है 1150 से 1173 ईस्वी तक शासन करता है। इन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसके समय में चारों ओर शक्तिशाली संबंधों का उदय हुआ है। उसके बाद शासक जो है राजाधिराज द्वितीय होते हैं 1173 से 1182 ईस्वी में। राजाधिराज तृतीय, इसके समय पांड्य वंश में क्या हो रहा था? उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। कुलशेखर और वीर पांड्य। कुलशेखर जो है श्रीलंका का पराक्रम बाह से लड़ाई होता है और ये जीत जाता है, पराक्रम बाह। और ऐसा होता है जो कुलशेखर जो है वीर पांड्य से भी हार जाता है। उसके बाद शासक जो है कुलोत्तुंग तृतीय होते हैं और कुलोत्तुंग तृतीय के टाइम पीरियड जो है वो 1182 से 1216 एडी तक होता है और अंतिम महान शासक इसे बताया जाता है चोल चालुक्य वंश। 1182 ईस्वी में वीर पांड्य को पराजित किया है इसने। कुछ समय के पश्चात पांड्यों जटावर्मन कुलशेखर जो है विद्रोह करता है। 1182 ईस्वी में होयसल और चेर साथ में आ जाता है। 1205 ईस्वी में पांड्य राजा जो है चोल साम्राज्य आक्रमण करता है और पांड्य राजा जो है चोल साम्राज्य पर आक्रमण करता है और इसे तहस नहस कर देता है 1205 ईस्वी। और फिर जो है 1216 से 1250 ईस्वी तक जो है शासक रहता है कौन? राजराज तृतीय। राजराज तृतीय जो है ये निर्बल शासक कहा गया है इसे। विद्रोह, इसके टाइम में विद्रोह प्लस अराजकता फैल गया था। पांड्य नरेश सुंदर ने आक्रमण कर बंदी बनाया था इसे। हालांकि बाद में होयसल नरेश द्वितीय ने मुक्ति दिलाए थे, याद रखना है ये चीज।
अब आता है फिर राजेंद्र तृतीय 1279 ईस्वी। राजेंद्र तृतीय जो है ये अंतिम शासक है चोल वंश का। सुंदर पांडे को ये पराजित करता है। पांडे नरेश है सुंदर, जो कि आक्रमण किया था और बंदी बनाया था राजराज तृतीय को, इसको ये पराजित करता है। किंतु होता क्या है, जो चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने इसे पराजित कर दिया है। और राजेंद्र तृतीय की मृत्यु के बाद जो है चोल वंश का इतिहास जो है वो समाप्त हो गया है। और चोल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण जो है लगातार युद्ध और संघर्ष था। आप देख रहे हैं सारी चीज, और जिसने राज्य के आर्थिक और सैनिक संसाधनों का जो है, युद्ध अगर होता है किसी भी देश से, अगर युद्ध हो उसमें मतलब आर्थिक चीजों का भी ह्रास होता है, आर्थिक और सैनिक संसाधनों का ह्रास होता है। इसी तरह से चोलों का भी हुआ है। और प्रवर्ती चोल शासकों की कमजोरी और नए राज्यों विशेषकर पांड्य और होयसल वंशों के जो उत्कर्ष रहा है, उनके द्वारा चोल राज्यों के क्षेत्रों पर आक्रमण जो है साम्राज्य को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिसके कारण पतन हो गया। तो ये रही चोलों के प्रशासन, चोल के जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में हम लोग देखें। अब थोड़ा सा एक नजर जो है चोल एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल देते हैं, चोल कालीन प्रशासन पे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन देख लेना है इसी में, क्योंकि अच्छा रहेगा, फिर पढ़ने में मन लगेगा। अब चोल के बारे में जान रहे तो पूरे जान ले। चोलकालीन प्रशासन जो है, चोलकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनका शासन जो है सुसंगठित था। चोलकालीन प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा था। राजा शासन जो चलाता था ये राजतंत्रात्मक था। राजा उपाधि धारण करता है चक्रवर्ती गल का, सम्राट का, त्रिलोक का। चोल शासक अपना राज्याभिषेक जो है तंजोर, गंगैकोंडचोलपुरम, चिदम्बरम आदि स्थानों पर करते थे। ये भी आपको याद रखना है। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। मृत्यु देवता के रूप में, मृत्यु होने पे देवता के रूप में इसे पूजा भी जाता था। और राजा का पद वंशानुगत था तथा वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाता था, ऐसा भी देखा गया है। राजा राज्याधिकारियों और मंत्रियों की सलाह से शासन चलाता था। चोल प्रशासन में एक विस्तृत अधिकारी तंत्र था। केंद्रीय पदाधिकारियों की जो है कई श्रेणियां थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हालांकि उस पर हम लोग एक नजर डालेंगे। मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा, ये बता दिया आपको। तंजौर के मंदिर प्रांतक द्वितीय और राजेंद्र चोल जो है इनके साक्ष्य मिला है। प्रशासन जो है, प्रशासन कैसे चलता था भाई, एक मिनट। प्रशासन में अधिकारी होते थे ऊपरी श्रेणी का और निम्न श्रेणी के होते थे। इसके लिए वर्गीकरण किया गया था 6 प्रांतों में। 6 प्रांतों में राज्य के लिए राजा, मंडलम राज्य से छोटा होता था मंडलम, जिसमें राजकुमार होते थे, कोट्टम और वलनाडु, उसके नीचे होता था नाडु, उसके बाद कुर्रम। नाडु में जो है सभा होता था, उस सभा में एक नट्टार होते थे, वही मतलब उसकी अध्यक्षता करते थे। भू राजस्व का प्रबंध जो है यही करते थे। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थे ग्राम थी। स्थानीय स्वशासन, उत्तर मेरु अभिलेख से ग्राम सभा की शासन प्रणाली का विवरण मिलता है। और चोल प्रशासन में एक विस्तृत अधिकारी तंत्र था और केंद्रीय पदाधिकारियों की श्रेणियां थी। ऊपरी श्रेणी को पेरुंदम और नीचे की श्रेणी को सिरुंदम कहते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे बगल में लिख देता हूं। ऊपरी श्रेणी को पेरुंदम, सवाल पूछा जा सकता है, पेरुंदम, और निम्न श्रेणी को सिरुंदम, निम्न श्रेणी को सिरुंदम कहा जाता है। और सदैव राजा के पास रहने वाले कुछ उच्चाधिकारी होते थे, उसको उड्डन कुट्टम कहा गया है। उड्डन कुट्टम, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बगल बगल में जो है मान लीजिए कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, उस टाइप का जो चोल प्रशासन में रहता था उसको कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट में उसको उड्डन कुट्टम बोलते थे। उड्डन कुट्टम याद रखना है, उड्डन कुट्टम, उड्डन कुट्टम। चोल काल में नागरिक और सैनिक अधिकारियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था, क्योंकि अधिकतर
सैनिक भी थे। और इनको जो है नगद वेतन के स्थान पर जो है भूमि खंड दिए जाते थे। प्रशासन की इकाइयाँ के बारे में आपको मैंने बताया ही दिया। और चोल प्रशासन अपनी सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल प्रशासन का जो मेनली स्थानीय स्वशासन जो रहा है बहुत ही तगड़ा रहा है भाई, जिसको लेकर के मतलब वर्तमान में भी देखा गया है और सवाल मेंस में भी पूछा जाता है, रिलेट करने के लिए दे दिया जाता है। अब मैं अगर बात करूं तो स्थानीय प्रशासन जो था इसमें उर, महासभा, उर में कार्य समिति होते, कार्य समिति को गणम बोलते थे। समान मनुष्यों की संस्था थी ये उर। और वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था जो थे ये सभा या महासभा कहलाते थे। अग्रहार। नगरम जो थे व्यापारियों की संस्था थे। महासभा सभा सदस्य में पुरुगुरी और पेरुमक्कल रहते थे। और जैसा कि आपको बताया मैंने, जो चोल साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा अनुसार जो है 6 प्रांतों में विभाजित, और प्रत्येक प्रांत का शासन एक वायसराय के अंतर्गत होता था और इस पद पर प्रायः जो है राजकुमार का ही नियुक्ति की जाती थी। लेकिन कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों या मान लीजिए पराजित राजाओं को भी नियुक्त कर दिया जाता था। कोट्टम या वलनाडु जो है वर्तमान का जो कमिश्नरी है ना, कमिश्नरी 3 जिला या 4 जिला को मिला करके होता है, जिलों को मिला करके, तो कमिश्नरी के भांति था। नाडु जो है ये जिले की सभा को कहा जाता था, जिसमें गांव तथा नगरों का प्रतिनिधि होते थे। इसका मुख्य कार्य जो है भू राजस्व का ही प्रबंधन करना है। अब गांव से जुड़ा है क्या करेगा भाई, भू राजस्व का ही प्रबंधन अधिकार करता था। समिति सदस्य को वारिये पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा की बैठक जो है मंदिर में होती थी, वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे पे होता था। सभा समिति को वरियम बोलते थे। क्लियर बात। अब समिति के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था भाई? समिति के सदस्यों का निर्वाचन जो होता था, समिति के सदस्यों का निर्वाचन 35 से 70 वर्ष के लोग जो हैं इसमें शामिल होते थे। और लेकिन इसमें थोड़ा सा भांस था। क्या भांस था देख लीजिए। जैसा कि आप पॉलिटी पढ़िएगा ना स्टार्टिंग में, ये मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा जो क्या क्या हुआ है। कुछ इसी तरीका से यहाँ भी यहीं से उठाया था। तो समिति के सदस्यों का निर्वाचन जो होता था उसमें 35 से 70 वर्ष के आदमी जो है भाग लेते थे। लेकिन वही आदमी भाग लेते थे, वे लोग भाग लेते थे जो 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, वेद के ज्ञाता हो, भाष्य के ज्ञाता हो, नेक विचार हो उनका, वही सदस्य होते थे। ठीक है। और एक गांव जो होता था लगभग 30 वार्ड होता था। उसमें वरियम के सदस्यों की संख्या 30 होते थे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता था। क्लियर बात। ठीक है। जो व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से किसी समिति या का सदस्य नहीं हो पाता था, नया सदस्य चुना जाता था। ये चीज बहुत अच्छा बात था, ध्यान रखना है। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था और गांव के हित के लिए महासभा टैक्स देते थे, कर देते थे, कर का संग्रह करते थे। और कर का संग्रह ग्राम सभा जो है करते थे और राजकोष में इसको जमा करते थे। और ग्राम सभा जो है विवादों का निपटारा भी करता था। मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार तथा आय व्यय का उचित प्रबंधन भी करता था। भूमि कर के अतिरिक्त विवाह कर, व्यापार कर और चोंगी भी लिया जाता था। चोल काल में राज्य की जो आय था, मेनली इनकम जो था, राज्य की आय का प्रमुख साधन जो था मेनली भूमि कर था। उत्पादन का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में बांटा गया था। सिक्का जो था चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। पूछा गया है सवाल, याद रखना है आपको। वेली भूमि की इकाई थी। चोलों ने सिंचाई के लिए बांध, कावेरी नदी पर बांध बनवाया था और नहर भी बनवाए थे। चोलों की देन क्या है? दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली जो है ये चोलों की देन है। ठीक है। चोलों के पास स्थल सेना और जल सेना था। स्थल सेना में प्रमुख जो होते थे वो पदाती यानी पैदल सैनिक, गजारोही और अश्वारोही, ये लोग होते थे। पैदल सैनिक, अश्वारोही और गजारोही यानी हाथी पे सवार वाले भी सैनिक होते थे।
इनको वेतन जो दिया जाता था वो नगद वेतन दिया जाता था, जल सेना भी होता था, इनका वेतन नगद दिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चोलकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। सामाजिक स्थिति इसका कैसा रहा है। चोल समाज, चोलकालीन समाज तमिल क्षेत्र के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से कुछ भिन्न था। कैसे भिन्न था भाई? चोलकालीन समाज की वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। समाज ब्राह्मण और अब्राह्मण होते थे। अब्राह्मण में समाज से दूर, अब्राह्मण को समाज से दूर रखा जाता था, जिसे छूत बोलते थे। शूद्र, शूद्र बेल्लाल, शूद्र कृषक होते थे मेनली, यानी सीधा एक ब्राह्मण दूसरा गैर ब्राह्मण। समाज के कुछ वर्गों को परैया माना जाता है। परैया मतलब अछूत। और दो अन्य प्रकार के विभाजनों के साक्ष्य भी मिलते हैं, वे हैं दक्षिण वर्गीय और वाम वर्गीय। दक्षिण वर्गीय और वाम वर्गीय जो है, चोल काल में दक्षिण वर्गीय को वलंगई तथा वाम वर्गीय को इडंगई समूह थे। और ये वाम वर्गीय जो थे मेनली वाम वर्गीय वलंगीय जातियां कृषक और वलंगीय जातियां जो थे ये कृषक व श्रमिक वर्ग की ही थी, जबकि इंडन गई जातियां हस्तशिल्प और दस्तकारी से जुड़े हुए थे। हस्तशिल्पकार थे और दस्तकार थे ये लोग। उच्च वर्ग के पुरुषों निम्न वर्ग की महिलाओं के संयोग से जन्मे एक नए वर्ग रथराज का उदय भी चोलकाल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। रथराज तो दक्षिण वर्गीय जातियां मुख्यतः कृषक और श्रमिक होते थे, और चोल काल में रथराज नए वर्ग का उदय होता है। और कैसे होता है ये उदय पता है, बता दिया मैंने आपको। चोल काल में रथराज नामक नए वर्ग का उदय हुआ है, जिसमें उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिलाओं के संयोग से जन्मे जो भी बच्चे होंगे तो उसको रथराज का उदय हुआ है। इसी से संकर पड़ जाती है। चोल काल में क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का न होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्यान रख ले बेटा, क्योंकि ये सवाल में पूछा जाता है और एक अच्छा मतलब सोचने वाली बात है। कहां चला गया था ये लोग। अच्छा, इस काल में देवदासी प्रथा तथा दास प्रथा के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। देवदासी दास प्रथा का जहां तक मैं 1 मिनट लेके आपको बात कर देता हूं। जो कोटिल की पुस्तक अर्थशास्त्र में पहली बार जो है देवदासी शब्द का प्रयोग किया गया था, और एक पौराणिक विचारधारा है जो 700 से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में खूब फली फूली है ये दास प्रथा। भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी कन्या को मंदिर में दान करेगा उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा का लिखा हुआ है। सोचो, जो व्यक्ति अपनी कन्या को मंदिर में दान करेगा उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। और इसी धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है कन्याओं को मंदिरों में दान किया जाने लगा और उन्हें पंडों की संपत्ति माना जाने लगा था भाई, सोच सकते हो। और पंडव जो है इन देवदासियों को स्वेच्छा अनुसार मानसिक और शारीरिक शोषण करता था, और इस शोषण को पंडों का अधिकार समझा जाने लगा था। तो एजुकेशन से इन सब चीजों पे बहुत मतलब क्या बताएं, अंग्रेजों का कुछ चीजों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देवदासियों को जो है वैश्या कहा जाने लगा था इस प्रकार उस टाइम में भी। और इन्हें तमिलनाडु के देवरतियाल, कर्नाटक में वासवी और मलयालम में तेवादीची कहा जाता था। और ये वही थे, मतलब यही जो व्यक्ति अपनी कन्या को मंदिर में दान करेगा उसने विष्णु लोक की प्राप्ति इसी में दे देता था। और ये लोग जितना भी था ना, पंडो जो है इसे नचाने के लिए आता था। ये मुख्य रूप से मंदिरों में नृत्य करने के लिए जाने जाते थे। कथा, सरित सागर, राजतरंगिणी और कुटनीमत्तम रचनाओं में इनका उल्लेख मिलता है। समाज सुधारकों के अथक प्रयास के बाद जो है इस प्रथा पे रोक लगी। हालांकि अगर आपसे बात करूं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में आज भी यह प्रथा आंशिक रूप से जारी है, लेकिन ठीक है, संविधान के अनुसार लीगल तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सुनने को कभी कभी मिल जाता है। तो खैर, अपना लोग को तो नेता बनना नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, जान लीजिए थोड़ा सा। चोलकालीन समाज जो है अपनी धार्मिक स्थिति, कला व साहित्य के लिए विशेष उल्लेखनीय रहा है।
उच्च कुलों की स्त्रियां संपत्ति स्वामी होती थी और अपने इच्छा अनुसार जो है उसे बेच सकती थी। चोल लेखों में वैदिक कर्मकांडों की चर्चा बहुत कम है, केवल राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। अब थोड़ा कल्चरल स्टेटस क्या रहा है, सांस्कृतिक स्थिति। चोल काल में मंदिर बनाने की शैली जो थी, ये द्रविड़ शैली बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था। मुख्य विशेषताएं जो थी, वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहद सदन आदि होते थे। राज प्रथम जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है, ये द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शिल्प कला का सर्वोत्तम कृति माना जाता है इसको। इस काल में जो है पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु काष्ठ मूर्तियों का निर्माण हुआ है। नटराज शिव शैव मत के जो मंदिर है ये इसी से धातु से बना हुआ। ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग जो है चोलों के काल में आरंभ हुआ है। उदाहरण के तौर पे मामल्लपुरम और कांचीपुरम का मंदिर को आप ले सकते हैं। चोल नरेशों ने शैव संतों को ही अपना राजगुरु नियुक्त किया था। वैष्णव धर्म के प्रचार भी खूब हुआ है भाई। वैष्णव धर्म का भी प्रचार हुआ है। संत कौन थे इस टाइम? अलवार संत। आचार्य थे, प्रथम आचार्य नाथ मुनि थे। आचार्य परंपरा अनुसार रामानुज जो है प्रसिद्ध वैष्णव मत के थे। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जो है श्री भाष्य लिखे थे। शैव मत के भक्ति गीतों के संकलनकर्ता नाम्बी आंडार, नाम्बी राजराज और राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। शैव मत के भक्त गीतों के संकलनकर्ता नाम्बी अंडार, ठीक है, और नाम्बी जो है ये राजराज और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। चोल काल में तमिल भाषा और साहित्य का विकास जो है चरम पर था। जय गोंदार जो है राजकवि, ये कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में थे और ये कलिंगंतु पर्णी लिखा है। चोल साम्राज्य में जैन बौद्ध विद्वानों का संरक्षण था। अमृत सागर और बुद्ध मित्र में इसकी चर्चा है। कंबन तमिल रामायण को रामावतारम की रचना जो है कंबन कवि ने कुलोत्तुंग तृतीय के राजकाल में की थी। कब की थी? एक मिनट। कंबन कवि जो है ये तमिल रामायण रामावतारम की रचना जो है ये कुलोत्तुंग तृतीय के राजकाल में की थी और तमिल साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको अच्छा एक चीज और, जो चोल काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है भाई। तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है चोल काल। धार्मिक दर्शन की पुस्तक का शास्त्रीय विवेचन करने और टीकाएं लिखे जाने का पर्याप्त प्रचलन जो है इस समय था। इनमें जो मेनली अगर बात करेंगे तो शोकीलार की जो है पेरिये पुराणम युगांतरकारी रचना है भाई शोकीलार की। तो ये जो बात था ये चोल काल की था। अच्छा, चोल काल की ये सब चीज तो आपने देख ही लिया। और इस काल में जो मेन बात, अगर मैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक थोड़ा सा देख ले, हालांकि सवाल इससे है नहीं लेकिन फिर भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसमें चोलकालीन लेखों से नियमित न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। इसमें धर्मासन और धर्मासन भट्ट उल्लेखनीय है। धर्मासन जो था राजा का न्यायालय था। नरवध के अपराधी को प्रायश्चित के लिए निकटतम मंदिर में जो है अखंड दीप जलाने का दंड दिया जाता था। साथ ही मृत्यु दंड दिए जाने का भी कुछ उदाहरण मिला है। मृत्यु दंड का भी उदाहरण है चोल काल में। राजद्रोह को जघन्य अपराध माना जाता था। इसके विरुद्ध निर्णय स्वयं राजा द्वारा किया जाता था। इसके लिए मृत्यु दंड के साथ साथ अपराधी को संपत्ति जब्त करने का भी प्रमाण लेखों में मिला है। चोल दंड व्यवस्था के विषय में 13वीं सदी के चीनी लेखक जिनका नाम था, ये न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया था, दंड व्यवस्था के बारे में, जिनका नाम था, चीनी लेखक था चाउ जो कुआ, ये जो है विस्तृत विवरण दिया है न्याय व्यवस्था को लेकर। ठीक है, तो
मेनली हम लोग शायद मैं आशा करता हूँ जो आप अच्छे से जो है चोल काल के सारे पहलुओं को अच्छे से जान लें। अच्छा, ये इकोनॉमी की अगर बात कर लें, हालांकि आपने देख ही लिया है, लेकिन मेनली थोड़ा सा एक नज़र अगर डालें तो ये भी अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछा जाए था, ये अधिकतर साक्ष्य कहाँ से मिला है? अभिलेख से मिला है। तो चोलकालीन अभिलेखों से विभिन्न प्रकार के करों और उपकरों का विवरण मिलता है, जिसमें कि केंद्रीय राजस्व खर्च की भिन्न भिन्न मदों की विस्तृत विवरण दिया गया है। करों की वसूली केंद्रीय कोष में जमा करने का कार्य जो है अधिकांशतः स्थानीय प्रशासन के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो किया जाता था। और इसमें जो है ये आय का प्रमुख साधन जो है भूमि कर था, और इसके लिए 12 कोटियों में बटा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया जो बेली इकाई के रूप में लिया जाता था। 1/2 से 1/4 भाग तक कर लिया जाता था। भूमि माप का कार्य जो है सम्राट राजराज और कुलोत्तुंग ने करवाया था। ये चीज याद रखना है आपको, भूमि माप का कार्य जो है राजराज और कुलोत्तुंग ने करवाया था, प्रथम ने करवाया। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन थे इकोनॉमी की दृष्टि से, जिसे नहीं देखा जाता तो मंदिर, तालाब, कारीगरों के आवास, श्मशान भूमि, ये सब थे। अच्छा, ये इकोनॉमी की अगर बात किए तो राजस्व विभाग के प्रमुख कौन होते थे भाई जिस टाइम में? अभी अगर देखते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत जो है सीबीडीटी के चेयरमैन, सीबीआईसी के चेयरमैन, ये लोग होते, तो वहां भी तो होगा प्रमुख, राजस्व विभाग के प्रमुख। तो राजस्व विभाग के प्रमुख जो होते थे, राजस्व विभाग के प्रमुख ये होते थे वरीय, इसको बोला जाता था, 1 मिनट, इसको बोला जाता था वरीत्यो अंतारक। वरीत्यो, अरे यार क्या उसका नाम था, वरीत्यो वरीत्योंत राक, ठीक है, कहा जाता था इसको। और तालाबों के मरम्मत के लिए जो है एरियारम नामक कर लिया जाता था। तालाबों के मरम्मत के लिए एरियारम नामक कर लिया जाता था। और तो मुझे, अच्छा, विवाह समारोह पर भी कर लगाने का प्रावधान का उल्लेख मिलता है। आसपास के क्षेत्रों से लूटमार से प्राप्त धन भी जो है आय का प्रमुख स्रोत था। जैसे कि अपना शिवाजी पढ़ेंगे आगे चल के, वो भी लूटमार चलता था, कहता है लूटमार शिवाजी में। लेकिन भाई चोल टाइम में भी जो है लूटमार का धन को जो है राज्य का कोष में रखा जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कर न देने पे तो भाई जैसे आज चल रहा है उस टाइम भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो ये सब बातें हो गई। और अधिकांश खर्चा जो होता था ये कर का, तो ये मंदिर निर्माण में होता था, बंदरगाह और समुद्री जहाज़ों के बेड़ों के विकास में, राजकीय दान दिया जाता था, यज्ञ किया जाता था, महोत्सवों में खर्च किया जाता था मेनली। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा भाई वो होगा मेडिएवल का, है ना। मेडिएवल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के इतिहास समाप्त होता है। आशा है जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर आपको मतलब सहायता मिलेगा इस वीडियो से। धन्यवाद।